हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है कि भारत ने दक्षिणी पैंगोंग में तैनाती बढ़ाई। दूसरी न्यूज़ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष होंगे परेश रावल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चीनी अतिक्रमण का आक्रामक जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की कई पहाड़ी चोटियों पर सामरिक हथियारों और साजो सामान के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पैंगोंग झील के उत्तर में फिंगर फोर के इलाके में चीनी सेना की हरकतों को थामने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भारतीय सैनिक मुस्तैद है। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता गुरुवार को भी हुई। पैंगोंग इलाके की दक्षिण चोटियों पर मजबूत तैनाती के दम पर भारतीय सेना एलएसी के पारचीन के मोल्डो सैन्य बेस समेत उनके कुछ अहम सामरिक पोस्ट पर सीधी निगरानी रख रही है। इसी वजह से बेचैन चीन इन इलाकों से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए बीते 12 दिन से लगातार प्रयास कर रहा है। चीनी आक्रामकता को थामने के लिए भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिण की रणनीतिक रूप से अहम सभी चोटियों और पोस्ट पर तैनाती सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष होंगे परेश रावल। जाने माने अभिनेता परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष होंगे। यह पद 2017 से रिक्त था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। प्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुझे खुशी है कि छात्र और कलाकार उनकी प्रतिभा का लाभ उठा सकेंगे। इस नियुक्ति के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सिनेमा और थिएटर दोनों में लंबा अनुभव रखने वाले रावल ने कहा कि उनकी नज़र भविष्य की ओर है। यह चुनौतीपूर्ण लेकिन मज़ेदार काम होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं अच्छे से जानता हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी रावल की नियुक्ति का स्वागत किया है। कहा कि मार्गदर्शन में संस्थान नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। सांस्कृतिक मंत्रालय के मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी ने कहा कि रावल की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है। तो ये नेशनल न्यूज़ की पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे भारत और जापान। चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सभी तरह के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। टोक्यो में यह समझौता बुधवार को हुआ और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो करीब आधे घंटे टेलीफोन पर बात करते रहे। बातचीत में मौजूदा हालात में दोनों सेनाओं के बीच हुए समझौते की अहमियत पर विस्तार किया गया। कुछ हफ्ते बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने जा रहे एबी शिंजो ने अपने कार्यकाल में मोदी के साथ मिलकर भारत और जापान के रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने को काफ़ी तवज्जो दी है। उन्होंने चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत के साथ एक साझा गठबंधन की नींव रख दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि यह समझौता भारत व जापान के सैन्य संबंधों को काफ़ी मजबूत बनाएगा। चीन से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच जापान से हुए समझौते को बहुत अहम माना जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए, 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है लोन मोरेटोरियम पर यहाँ पर होगा 2 हफ्ते में जानकारी दे केंद्र सरकार। दूसरा है चीन से टेक्सटाइल आइटम का आयात घटाने की तैयारी। और तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए वाली पहली घरेलू कंपनी बनी है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। बकाया कर्ज पर आरबीआई से मिले मोरेटोरियम के बारे में अब 2 हफ्तों में फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाने वाले ग्राहकों को ब्याज पर ब्याज से राहत दी जाए या नहीं, इसको लेकर केंद्र सरकार भी तब तक फैसला कर लेगी। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। गुरुवार को मोरेटोरियम पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को
2 हफ्ते के भीतर सभी मामलों पर फैसला कर उसे जानकारी देने को कहा है। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की खंडपीठ ने अब 28 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही है। खंडपीठ ने 2 महीने के लिए किसी भी बैंक खाते को एनपीए घोषित नहीं करने का पिछला आदेश बरकरार रखा है। पिछले कई सुनवाई के बावजूद इस बारे में केंद्र और आरबीआई की तरफ से स्पष्ट फैसला नहीं होते देख खंडपीठ ने कहा कि वह अब तक अंतिम मौका दे रही है, इसके बाद मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरी न्यूज़ है चीन से टेक्सटाइल आइटम का आयात घटाने की तैयारी। चीन से आयातित टेक्सटाइल आइटम पर रोक के लिए सरकार जल्द फैसला कर सकती है। फिलहाल चीन से आयातित टेक्सटाइल आइटम के शुल्क में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। बाद में पूरी तरह से इन आइटम के आयात पर रोक लग सकती है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े उद्यमियों के मुताबिक चीन से टेक्सटाइल आइटम के आयात से जितनी कमी आएगी, घरेलू स्तर पर उस आइटम का उत्पादन उतना ही अधिक होने लगेगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने चीन से $400 करोड़ यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के टेक्सटाइल आइटम का आयात किया। इस दौरान भारत ने चीन से $46 करोड़ करीब 3,450 करोड़ रुपए मूल्य के सिंथेटिक यार्न, $36 करोड़ मूल्य के सिंथेटिक फैब्रिक्स इत्यादि चीन से आयात किए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूर्व प्रेसिडेंट संजय जैन ने बताया कि चीन से आने वाले सभी आइटम्स को घरेलू स्तर पर बनाने की क्षमता है। चीन पॉलिस्टर आइटम भारत में डंप कर रहा है। उद्यमियों के मुताबिक मैन मेड फैब्रिक व यार्न चीन से आसानी से मिलते हैं, जिस वजह से घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए वाली पहली घरेलू कंपनी बनी। मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड $200 अरब लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का मूल्य हासिल करने वाली पहली घरेलू कंपनी बन गई है। इसके साथ ही गुरुवार को RIL दुनिया की 40 उन शीर्ष कंपनियों में शामिल हो गई है, जिसका मूल्य $200 अरब से अधिक है। गुरुवार को BSE पर इंट्राडे में RIL के शेयर 8.45% उछलकर $2,343.90 के रिकॉर्ड स्तर को छू गए। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 15,84,908 करोड़ रुपए पहुंच गया। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 7.10% उछाल के साथ $2,314.65 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ। बुधवार को कंपनी के शेयर करीब 3% उछलकर बंद हुए थे। RIL के शेयरों में इस उछाल की मुख्य वजह यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली कंपनियों अब रिलायंस की रिटेल शाखा में निवेश के लिए उत्सुकता जता रही है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा ईसाई मिशनरियों का खतरनाक खेल। विदेशी धन का धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियों को जन्म दे रहा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध दिव्य कुमार सोती द्वारा। दूसरा आर्टिकल है धूमिल छवि चमकाने का अवसर। जब पंजाब, बंगाल, राजस्थान आदि की विधानसभाओं में भी प्रश्नकाल नहीं हुए तो फिर हंगामा क्यों। इसी पर लिखा गया आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख आशुतोष झा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है भ्रष्टाचार पर लगाम। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC ने केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों पर जिस तरीके से अब नकेल कर रखने की कोशिश की है, उससे भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगेगा। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा ईसाई मिशनरियों का खतरनाक खेल। हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 बड़े ईसाई मिशनरी संगठनों को विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम के तहत मिली चंदा लेने की अनुमति रद्द कर दी है। इनसे अधिकतर संगठन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के राज्यों में सक्रिय थे और विदेशी चंदे का दुरुपयोग धर्मांतरण कराने के लिए कर रहे थे। हमेशा की तरह इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न जैसे संगठनों ने इस फैसले पर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। अब उसके आसार हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ईसाई मिशनरियों के काम को सुगम बनाने वाले विदेशी संगठन भारत के कथित रूप से घटती धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई
रिपोर्ट जारी कर दें। भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे ऐसा करते रहते हैं। यह सही है कि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अपने पंथ के प्रचार का भी अधिकार शामिल है, लेकिन हम अधिकार की तरह इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। यह जानना भी जरूरी है कि यह अधिकार किन परिस्थितियों में दिया गया था। महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों से खिन्न थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा था कि किस प्रकार राजकोट में उनके स्कूल के बाहर एक मिशनरी हिंदू देवी देवताओं के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता था। गांधी जी जीवन भर ईसाई मिशनरियों द्वारा सेवा कार्यों के नाम पर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन के विरुद्ध थे। जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो ईसाई मिशनरी लॉबी ने प्रश्न उठाया कि स्वतंत्र भारत में क्या उन्हें धर्म परिवर्तन करते रहने दिया जाए, तो गांधी जी ने इसका जवाब न में दिया। उनके अनुसार लोभ लालच के बल पर धर्म परिवर्तन करना घोर अनैतिक है। ईसाई मिशनरी विदेशी पैसे का इस्तेमाल करते हुए पिछले 7 दशकों में उत्तर पूर्व के आदिवासी समाज का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर चुके हैं। यही सब मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में चल रहा है, जहां इन गतिविधियों का फायदा नक्सली भी उठाते हैं। विदेशी पैसे का धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती को जन्म दे रहा है। विकसित पाश्चात्य ईसाई देशों की सरकारें धर्मांध कट्टरपंथी ईसाई मिशनरी तत्वों को धर्म परिवर्तन के नाम पर एशिया और अफ्रीकी जैसे देशों को निर्यात करती रहती है। इससे 2 तरह के फायदे होते हैं। एक तो इन कट्टरपंथी तत्वों का ध्यान गैर ईसाई देशों की तरफ लगा रहता है, जिस कारण वे अपनी सरकारों के लिए कम दिक्कतें पैदा करते हैं, और दूसरे, जब भारत जैसे देशों में विदेशी चंदे से धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरित लोगों के जरिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा करने और साथ ही सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए भारत रूस के सहयोग से स्थापित कुड़कुलम परमाणु संयंत्र से नाखुश कुछ विदेशी ताकतों ने इस परियोजना को अटकाने के लिए वर्षों तक मिशनरी संगठनों का इस्तेमाल कर धरने प्रदर्शन कराए। तत्कालीन सप्रसंग सरकार में मंत्री वी नारायण स्वामी ने यह आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतों ने इन परियोजना को बंद करने के लिए धरने प्रदर्शन करने के लिए तमिलनाडु के एक बिशप को 54 करोड़ रुपए दिए थे। देश को गहरे नुकसान से बचाने के लिए विदेशी चंदे पर पूरी तरह से रोक के साथ मिशनरी संगठनों की गतिविधियों पर सख्त पाबंदी आवश्यक है। धार्मिक सभाएं करने के लिए पहले ऐसे संगठनों के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी देना आवश्यक होना चाहिए। अपनी धार्मिक सभाओं में ऐसे संगठनों द्वारा दूसरे धर्मों के देवी देवताओं और प्रतीकों का प्रयोग करने को छल की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, और धार्मिक नगरों और साथ ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास उन पर कड़ी निगाहें रखनी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहा है। दूसरा आर्टिकल है धूमिल छवि चमकाने का अवसर। लगभग 6 महीने पहले संसद का बजट सत्र कोरोना के कारण बीच में स्थगित करना पड़ा था। तब के मुकाबले आज भारत कोरोना से लड़ने में सक्षम तो दिख रहा है, लेकिन कोरोना का प्रसार भी कई गुना तेज है। संवैधानिक बाध्यता के कारण मानसून सत्र की घोषणा हो गई है, जो 14 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन इसी के साथ एक बहस प्रश्नकाल स्थगित करने को लेकर छिड़ गई है। यह एक काला अध्याय है कि संसद के कुछ सदस्यों ने पैसे की खातिर सवाल किए थे। इसके बाद संसद ने सांसदों को दंडित किया। इसके अलग अलग दल के सदस्य थे, लेकिन संसद एक थी, ताकि फिर भी ऐसी घटना सामने न आए। संसद ने अपनी गरिमा के अनुसार यह कदम उठाया, लेकिन आज भी संसद की कार्यवाही सामान्यतः हर दिन शोर शराबे से शुरू होती है। शायद ही कोई दिन हो जब विपक्षी सदस्यों की ओर से प्रश्नकाल स्थगन का आग्रह ना हो। विपक्ष में कांग्रेस रही हो या भाजपा, यह दृश्य आम हुआ करता है। राजनीतिक दल इसे अपनी उपलब्धता मानते हैं कि उन्होंने कई दिनों तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी। जब कोई गर्म राजनीतिक मुद्दा हो तो कोशिश यह होती है कि प्रश्नकाल स्थगन हो और पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो। राजनीतिक दल चाहे तो जो बयानबाजी करे, लेकिन इतिहास में प्रश्नकाल स्थगित करने के उदाहरण हैं। 1962, 1975, 1976, 1991 में भी कुछ सत्रों में प्रश्नकाल स्थगित हुआ था। हाल में पंजाब, राजस्थान, बंगाल विधानसभा के जो सत्र आयोजित हुए उनमें भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। अगर ऐसा ही संसद में हो रहा है तो फिर इतना हंगामा क्यों? वैसे लिखित सवाल जवाब आज भी होंगे। जो चाहे
सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य कर सकता है। जब स्थिति असामान्य हो तो बात सामान्य नहीं हो सकती है। कहा जा सकता है कि जब संसद चल ही रही है तो फिर प्रश्नकाल से परहेज क्यों। पहली बात तो यह कि कोरोना के कारण संसद की कार्यवाही का समय सीमित रखा गया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि प्रश्नकाल में वक्त संबंधित मंत्री को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की एक लंबी जमात भी सदन के अंदर ही एक कक्ष में मौजूद होती है। क्या कोरोना काल में ऐसा करना उचित है? कोरोना जैसे असामान्य काल में अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य की बात होनी चाहिए, और फिलहाल कर्तव्य यही है कि जिस तरह संवैधानिक बाध्यता पूरी करने के लिए सुरक्षा मानकों के साथ सत्र बुलाया गया है, उनमें हर कोई समय का सदुपयोग करे। नेक्स्ट आर्टिकल है भ्रष्टाचार पर लगाम। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह निर्देश देकर बिल्कुल सही किया है कि वे भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर करें। सीवीसी को यह निर्देश इसलिए देना पड़ा क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने से इनकार किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही सीवीसी ने यह पाया था कि ऐसी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। उसने समय सीमा का पालन करने की हिदायत भी केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसलिए उसकी ओर से यह नया निर्देश जारी करना पड़ा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर 15 दिन के अंदर जवाब देना सुनिश्चित किया जाए। इसके सकारात्मक नतीजे आने चाहिए, लेकिन इसी के साथ केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि आखिर उसके विभागों और सरकारी बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का तत्परता से निस्तारण क्यों नहीं कर सकते थे। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि आज तय होंगे महिला सिंगल्स के फाइनलिस्ट। यूएस ओपन में सेमीफाइनल मुकाबलों की लाइन अप तय हो गई है। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। इसमें पहले सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका का सामना अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी से होगा, तो दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स और बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका के रूप में 2 माएँ आमने सामने होंगी। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका और 28वीं वरीयता प्राप्त ब्रेडी के बीच सेमीफाइनल मुकाबले की लाइनअप मंगलवार को ही तय हो गई थी। तो बुधवार देर रात को हुए मुकाबले में 2 बार की उप विजेता बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका ने इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो ये आज का 11 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।